जी बेटा, तो आज बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं और इसका डिवीज़न एक ख़ास तरीके से किया जाता है। इसके कुछ ख़ास रूल्स होते हैं, ठीक है ना। इन रूल्स को भी हम देखेंगे। और पेपर में एक सवाल आता है, सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास बेटा 12 से 1:30 है, 12 टिल 1:30। टाइमिंग्स हो सकता है थोड़ी बहुत एडजस्ट हो, वो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा अपने शेड्यूल देखते हुए, ठीक है। लेकिन 12 से 1:30 तो कंफर्म है। तो ये रूल्स हैं, ये रूल्स हमारे पास पेपर में आते हैं। अक्सर पेपर में एक तरह का सवाल आता है बेटा। सवाल ये आता है कि हमें वो कुछ एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देते हैं और हमसे कहते हैं कि इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप करेक्ट कर दें। मतलब इसमें गलती क्या है वो बता दें, सही करके बता दें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। या तो ये सवाल आ जाता है, या फिर वो आपको 2-3 एटम के एटॉमिक नंबर बता देते हैं और आपसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो हम पास्ट पेपर्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, उन पास्ट पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो हम ये सारी थ्योरेटिकल बात कंप्लीट करने के बाद वो कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को भी देख लेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो वो जो चार चार रूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करते हैं, दे आर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, N+L रूल, ऑफबॉ प्रिंसिपल और होर्न्स रूल। ये 4 रूल्स हैं और बारी बारी इन रूल्स को देख लेते हैं। सबसे पहला जो रूल है आपके पास, वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है। और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स का के चारों क्वांटम नंबर, कल हमने 4 क्वांटम नंबर पढ़े थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, अजीमुथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, स्पिन क्वांटम नंबर s। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है किसी भी एटम में ये इम्पॉसिबल है कि चारों क्वांटम नंबर्स एक जैसे हों। 3 क्वांटम नंबर्स एक जैसे हो सकते हैं, चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। 2 क्वांटम नंबर एक जैसे हो सकते हैं, एक क्वांटम नंबर एक जैसा हो सकता है, 3 क्वांटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स के एक जैसे हो सकते हैं, बट चारों क्वांटम नंबर एक जैसे हों ये नामुमकिन है, ये कभी भी मुमकिन नहीं होता। अब इसकी एग्जाम्पल थोड़ी देर में हम करेंगे जब आपको मैं बाकी रूल्स भी पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो अभी इस रूल में मेरे ख्याल से अगर सवाल होगा भी तो अभी क्लियर नहीं होगा। आगे चलते। N+L रूल। N+L रूल क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करना शुरू करते हैं, 9 क्लास में हमने ये बात करी थी। अब मैं थोड़ा सा डिटेल हो रहा हूँ यहाँ पर, एक मिनट। 9 क्लास में हमने ये बात की थी कि एटम में, जैसे ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है और इसके अंदर ये शेल्स हैं। तो ये शेल्स आ गए हमारे पास, ठीक है। हमने 9 क्लास में बात की थी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में 18 आते हैं, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हम करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वांटम नंबर हमारे पास था प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n होता है, इसको किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये हम निकालते हैं फॉर्मूला से 2n² से, ठीक है। n का मतलब क्या होता है यहाँ पे मैं बता दूं, n मींस नंबर ऑफ शेल। n का मतलब है नंबर ऑफ शेल, ठीक है। अ, अब जैसे फॉर एग्जांपल पहला शेल है k, उसका नंबर होता है 1। दूसरा शेल है l, उसका नंबर होता है 2। तीसरा शेल है m, उसका नंबर होता है 3। चौथा शेल है n, उसका नंबर होता है 4। पांचवा शेल है o, उसका नंबर है 5। फिर है p, उसका नंबर है 6। अब देखो किस तरीके से होगा, वैल्यूज पुट करो। 2n की जगह पे 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 जा 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब दूसरे शेल है n की जगह पे 2 पुट होगा, तो 4, 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरीके से 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 9 जा 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब
n की जगह पर इस वाले शेल का निकालेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 इंटू 2 32 इलेक्ट्रॉन्स। चौथे शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 आ सकते हैं, 32 से ज्यादा नहीं, कम आ जाए मसला नहीं है। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 25 टू ज़ा 50 इलेक्ट्रॉन्स। पांचवें शेल में 50 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जगह होती है। अब 6 का स्क्वायर 36 होता है और 36 टू ज़ा 72 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है शेल्स में। अच्छा, अब देखो इनमें इलेक्ट्रॉन कम हो सकते हैं, मतलब 2 की जगह 1 आ जाए, ठीक है, 8 की जगह 6 आ जाए, 18 की जगह 15 आ जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 8 की जगह 10 आ रहे हैं, 18 की जगह 20 आ रहे हैं, 32 की जगह 40 आ रहे हैं, 50 की जगह 60 आ रहे हैं, 72 की जगह 80 आ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स के शेल की वैल्यू है। ओके अरीबा, इन कर लिया मैंने, सही है। ये वाली बात समझ में आ गई सबको? जी सर। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आप लोगों को एक्सप्लेन हो गए, समझ में आ गए, आगे चलेंगे। ले लिया? ले लिया बेटा? यस सर। यस सर, यस सर। अच्छा, अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद आता था अजीमुथल क्वांटम नंबर। उसके अंदर हम घरों का पता करते थे ना, कि किस घर में कितने आएंगे, ये तो मैंने कल बता दिया था। फिर आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का भी बता दिया था और स्पिन का भी बता दिया था। ये सिर्फ प्रिंसिपल का रह गया था जो मैंने कल क्लियर नहीं किया था। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन एटम में कैसे होती है, एक बात मेरी बोल्ड लेटर्स में याद रखना, इलेक्ट्रॉन हमेशा लोवेस्ट एनर्जी से हाईएस्ट एनर्जी की तरफ ट्रेवल करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है वो लोवेस्ट एनर्जी लेवल से हाईएस्ट एनर्जी लेवल की तरफ होती है। जैसे कि पहला शेल है N1, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। फिर दूसरा शेल है N2, उसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होगी। फिर तीसरा शेल है N3, 2 के मुकाबले में 3 की एनर्जी ज़्यादा होगी। चौथा शेल है 4, तो 3 के मुकाबले में 4 की एनर्जी ज़्यादा होगी। पांचवा शेल है 5, तो 4 के मुकाबले में 5 की एनर्जी ज़्यादा होगी। इस तरीके से सो ऑन चलेगा। ये तो आ गया शेल्स की बात। अब सब शेल्स की बात करते हैं। एस की एनर्जी सबसे कम होती है, पी की उससे ज़्यादा होती है, डी की उससे ज़्यादा होती है, एफ की उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये सब शेल्स के बाद हमारे पास घर आते हैं। तो घर में पी एक्स पी, इसमें 3 घर होते हैं ना, एक मिनट इसको ऐसे नहीं लिखा। पी के अंदर 3 घर होते हैं, डी में 5 घर होते हैं और एफ में 7 घर होते हैं ना, और एस में 1 ही घर होता है। तो एक घर की तो कोई एनर्जी की बात नहीं होगी। पी में पी एक्स होता है, पी वाई होता है और पी जेड होता है। 3 घर होते हैं। इसमें पी एक्स की एनर्जी होती है, फिर पी वाई की, फिर पी जेड की। अच्छा, डी में आता है, डी एक्स आता है, फिर डी वाई आता है, फिर डी जेड आता है, फिर डी एक्स वाई आता है और फिर डी वाई जेड आता है। अब ये 5 घर आते हैं। तो सबसे कम एनर्जी डी एक्स की होती है, फिर डी वाई की होती है, फिर डी जेड की, फिर डी एक्स वाई, फिर डी वाई जेड। ठीक है ना? इस तरीके से एफ के ऑर्बिटल्स के तो खैर नाम ही कॉम्प्लेक्स है, मैं वो नहीं लिख रहा क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इसमें भी ग्रेजुअली एनर्जी बढ़ती है। ये 1 2 3 शेल में इस तरीके से बढ़ेगी, और सब शेल में एस पी डी एफ करके बढ़ेगी। और जब आप और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी घरों की बात करेंगे तो एक एक घर करके इस तरीके से बढ़ेगी। इसका भी जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलेंगे। ले लिया। ठीक, ले लिया सर। अच्छा, अब हम अपने रूल्स पर आ जाते हैं। अब रूल्स पर आ जाएं तो पहला तो था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो ये कह रहा था कि किसी भी एटम में चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू एक जैसी नहीं हो सकती। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा रूल है। आगे चलते हैं। दूसरा रूल हमारे पास है N+L रूल। N+L रूल के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें N क्या होता है?
n+l रूल के दो पार्ट्स हैं और इसमें n हमारे पास होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l जो है हमारे पास वो होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। अब इलेक्ट्रॉन जो एटम में आते हैं ना वो इस n+l के रिस्पेक्ट से आते हैं, यानी कि द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल इन दैट ऑर्बिट विच हैज द लोअर वैल्यू ऑफ n+l। इलेक्ट्रॉन पहले उस शेल या उस ऑर्बिटल में आता है जिसकी n+l की वैल्यू छोटी होती है। जैसे कि जब हम कहते हैं कि ये अगर न्यूक्लियस है और ये पहला शेल है तो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन आता है। अब पहले शेल की n की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है, और l की वैल्यू n के मुकाबले में एक कम होती है, l की वैल्यू होगी 0। तो n+l की वैल्यू क्या निकल जाएगी 1 + 0 0, सॉरी 1 + 0 1। तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आएगा पहले शेल में। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में पहले चला जाए पहले शेल में बाद में आए, ये नहीं हो सकता। ठीक है, पहला पार्ट समझ में आया n+l रूल का? Yes, जी sir. सर। अच्छा, इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n+l। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है भाई कि दो ऑर्बिटल्स की n+l की वैल्यू एक जैसी हो, तो फिर इलेक्ट्रॉन पहले उस शेल में जाएगा, पहले उस शेल में जाएगा जिसकी n की वैल्यू छोटी हो, ठीक है, जिसकी n की वैल्यू छोटी हो। अब मैं तुम्हें समझाता हूं ये बात। एक और एटम यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा थोड़ा छोटा करके ताकि आपको समझा सके। देखो ये रहा न्यूक्लियस, ये आ गया पहला शेल, हमें पहले शेल से कोई काम नहीं है अभी फिलहाल। ये आ गया दूसरा शेल, हमें दूसरे शेल से भी कोई काम नहीं है। ये आ गया तीसरा शेल और ये आ गया चौथा शेल। अभी जो मैं बात समझाने जा रहा हूँ कि तीसरे और चौथे शेल पर समझाने जा रहा हूँ, लेकिन ये आगे वालों पर भी अप्लाई होते हैं। अब तीसरे शेल में, तीसरे शेल के n की वैल्यू क्या होगी, तीसरे शेल के n की वैल्यू होगी 3 और चौथे शेल के n की वैल्यू होगी 4, ठीक है ना? अच्छा, अब मैं अगर मोहल्ले पूछूं तो तीसरे शेल में l की वैल्यू क्या होगी, तीसरे शेल के l की वैल्यू होगी 2। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई तीसरे शेल में 3 मोहल्ले हैं, 2 का मतलब होता है d। कल वाली बातें याद रखना, 2 का मतलब होता है d। तो एक मोहल्ला हो गया S, एक मोहल्ला हो गया P, एक मोहल्ला हो गया D, ठीक है? अब आ जाओ जी n सर। की वैल्यू 4। अच्छा, जब n की वैल्यू होती है 4 तो l की वैल्यू होती है 3। अच्छा ठीक है, और इस 3 का मतलब हो गया F। और कल के लेक्चर के हिसाब से चौथे शेल में 4 मोहल्ले होते हैं ना, ये आ गए वो 4 मोहल्ले। अब किसमें घर कितने क्या है उस पर नहीं जा रहे, ठीक है? अब देखो, अगर मैं घरों की हिसाब से बात करूं तो तीसरे शेल में हमारे पास S होता है, P होता है और D होता है, ठीक है? अच्छा, S की एनर्जी सबसे कम, P की उससे ज्यादा, D की सबसे ज्यादा। अगर मैं S की बात करूं तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया S में, जब S भर जाएगा तो फिर 3 के P में चला जाएगा, और ये 3 N3 की बात हो रही है। जब ये भरेगा तो D की तरफ जाना चाहिए उसूली तौर पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन D की तरफ नहीं जाता। अब चौथे शेल पर आओ, N अगर 4 है तो S होगा, N अगर 4 है तो P भी होगा, N अगर 4 है तो D भी होगा, N अगर 4 है तो F भी होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस हिसाब से तो इसका ये मतलब होता है, ये क्या हो जाएगा 3S 3P और 3D, ये बन रहा है। और अगर मैं चौथे शेल के लिए बात करूं तो ये बनेगा 4S 4P 4D 4F, ये बनेगा।
लिखने का तरीका ये होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो पहले n लिखते हैं, फिर सबशेल लिखते हैं और उसके ऊपर पावर में ना इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना है। तो देखो यहाँ पर ऐसे लिखा है, n लिखा हुआ है 333, इधर लिखा हुआ है 444 और l लिखा हुआ है SPDF। सही है। अब मैं दो ऑर्बिटल्स को बोल रहा हूं, जरा कंसीडर करो। 3 वाले में से 3d को देखो और 4 वाले में से 4s को देखो, बाकियों को भूल जाओ, बाकियों को इधर से भूल जाओ, बाकियों को इसमें से भूल जाओ। 3s को देखो, 3d को देखो और 4s को देखो। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, 3d का n प्लस एल क्या होगा? n इसका है 3, क्योंकि ये बड़ा जो नंबर होता है ये n होता है, ठीक है ना, ये 3 है। l क्या होगा जल्दी से बताओ? 2 2। d की वैल्यू 2 होती है, तो ठीक है। अब n प्लस एल निकालोगे तो क्या बनेगा? ये 3 प्लस 5 2 5 बन गया। सही है, वेरी गुड। बल्कि इसमें तो सेम हो ही नहीं रहा है। 4p ले लेता हूं इधर, 4s की जगह, सॉरी 4p ले लेता हूं, 5 आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब इस वाले पे आओ, तो इस वाले में n की वैल्यू 4 है और अजीमुथल की वैल्यू क्या होगी? 3। 3 3 तो 3 बेटा 3 नहीं सर 1। हाँ 3 तो टोटल बताने के लिए है ना। यहाँ पे p के लिए बताओ मुझे, p की वैल्यू क्या निकलती है? अभी मुझे 1 बताया किसी ने, 1, ठीक है ना। तो 1 आ गई वैल्यू। 1 अब इसका n प्लस एल निकालू तो क्या आएगा? 4 + 1 5 4 + 1 5। अब तो सर दोनों 5 की वैल्यू सेम हो गई। भाई आपने सर रूल में ये बताया था कि जिसके n प्लस एल की वैल्यू छोटी होती है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाता है। तो सर यहाँ तो इसकी n प्लस एल की वैल्यू और इसकी n प्लस एल की वैल्यू तो सेम है। इसकी भी 5 आ रही है, इसकी भी 5 आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 3d में जाएगा या 4p में जाएगा? तो अब आ जाता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट रूल का ये कहता है कि अगर कभी ऐसा हो कि दो ऑर्बिटल्स की n प्लस एल की वैल्यू एक जैसी हो, जैसे यहां पर हो रहा है 3d और 4p की ऑर्बिटल की वैल्यू एक जैसी है 5 5, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस शेल में जाएगा, उस शेल में जाएगा जिसके n की वैल्यू छोटी हो। अब मुझे बताओ n की वैल्यू इसकी छोटी है या इसकी छोटी है? 3D 3 की। वाले की छोटी 3d की 3D। छोटी है ना। तो इसका मतलब 3D की इलेक्ट्रॉन पहले 3d को फिल करेगा, उसके बाद 4p में आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, वरना फिर आगे चलो। ले लिया सर। Done. अच्छा जी, अब ऑफबॉ साहब आते हैं और ऑफबॉ साहब को समझाने के लिए मैं एक ब्लैंक पेज कंसीडर कर रहा हूं। देखो, ऑफबॉ प्रिंसिपल क्या कह रहा है हमारे पास? ऑफ ऑफबॉ रूल हमारे पास क्या है? ऑफबॉ रूल कह रहा है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल इन ऑर्बिटल ऑफ लो एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले लो एनर्जी ऑर्बिट में जाते हैं, फिर हाई एनर्जी ऑर्बिट में जाते हैं। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, उस ट्राइंगल से तुम्हें समझाता हूँ कि किस तरीके से इसको जज करते हैं। पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, चौथा शेल है, पांचवा शेल है, छठा शेल है, सातवां शेल है। बल्कि इसका गैप थोड़ा सा प्रॉपर रखने के लिए, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स्थ शेल, सेवेंथ शेल। ठीक है, 7 शेल तक बात समझाऊंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले शेल में मोहल्ले कितने होते हैं? 1 सर। 0। एक होता है। 1।
1s, एक हो ठीक है। दूसरे शेल में कितने मोहल्ले होते हैं बेटा? 2 दो 2s 2 2p। तीसरे शेल में कितने मोहल्ले होते हैं बेटा? 3 3 3 सर 3 3 3 3p 3d। मोहल्लों के नाम भी लिखने होंगे ना। चौथे शेल में कितने मोहल्ले होते हैं? 4s 4p 4d 4 4 4s 4p 4d 4f। पांचवें शेल में 4 सर 5 5 5s 5 5 4 होंगे 5p 4 ही होंगे सर 5d 5f। 6 में भी 4 होंगे। 4 7s 7p 6 होंगे 7d और 7f। अब क्या करना है? अब डायगोनली इन ऑर्बिटल्स को इंटरसेक्ट करो डायगोनली, ठीक है। ये डायगोनल इंटरसेक्ट किया, 1s आ गया। फिर दोबारा डायगोनल इंटरसेक्ट करो, 2s आ गया। फिर दोबारा डायगोनल इंटरसेक्ट करो, 2p और 3s आ गया। फिर दोबारा डायगोनल इंटरसेक्ट करो, फिर आ गया 3p 4s आ गया। फिर दोबारा डायगोनल इंटरसेक्ट करो, ये आ गया 3d 4p और 5s। फिर दोबारा डायगोनल इंटरसेक्ट करो, ये आ गया 4d 5p 6s। फिर दोबारा डायगोनल इंटरसेक्ट करो, ये आ गया 4f 5d 6p 7s। फिर दोबारा डायगोनल इंटरसेक्ट करो, ये आ गया 5f 6d 7p। फिर दोबारा डायगोनल इंटरसेक्ट करो, ये आ गया 6f 7d। फिर दोबारा डायगोनल इंटरसेक्ट करो, ये आ गया 7। ये सीक्वेंस है जिससे इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं किसी भी ऑर्बिटल में। अब इसमें याद रखने की बात क्या है? एस में एक घर होता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। पी में 3 घर होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। डी में 5 घर होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एफ में 7 घर होते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। यानी कि जब मैं इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करूंगा तो मैं ऑर्बिटली इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करूंगा। 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, उससे ज्यादा 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d एंड सो ऑन। मामला चलता रहेगा। क्लियर है बेटा? यस सर यस सर तो ये जी है ऑफ बॉब प्रिंसिपल। अब जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर अभी इससे पहले वाले रूल में आपने बताया कि पहले जो है वो जिनकी वो एन की वैल्यू छोटी होगी वो आएंगे उस शेल में पहले भरेंगे, और अभी आप ये एनर्जी वाली बात कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, अच्छी बात है, अच्छा सवाल है बेटा। देखो N+L रूल और ऑफ बॉ रूल जो है ना वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। N+L रूल भी यही कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट मतलब लो एनर्जी में जाएगा फिर हाई एनर्जी में जाएगा, लेकिन वो कहता दूसरे तरीके से, N+L की सूरत में कहता है। और ऑफ बॉ सिर्फ एनर्जी की सूरत में कहता है, उसने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ N+L को। तो ये जो सीक्वेंस मैंने लिखी है ना,
ये फर्स्ट 1s सबसे कम एनर्जी पर है और 7f सबसे ज्यादा एनर्जी पर है। इस तरीके से ग्रेजुअली इंक्रीज करती जाती है एनर्जी। अब अगर इस पे आप n+l रूल भी अप्लाई करोगी ना, तो दोनों पार्ट जो थे n+l के वो एग्जैक्टली सही अप्लाई हो रहे होंगे, गलत अप्लाई नहीं होंगे। चाहो तो करके देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन बेटा ये था कि मैंने पिछले वाले केस में n+l में ये कहा था कि पहले n+l पे आएगा, अब मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ। तो n+l रूल भी बेटा इनडायरेक्टली वो यही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी में जाता है फिर हाई एनर्जी में जाता है। ठीक है, इनडायरेक्टली एन ऑफ बॉर रूल भी वही कह रहा है जो n+l कह रहा है। लेकिन देखो ऑफ बॉर में बात एनर्जी के लिए की और n+l रूल में बात n+l के रिस्पेक्ट से हो रही है। लेकिन ये जो फॉर्मेशन है ना लो एनर्जी से हाई एनर्जी, ये n+l में भी फॉलो हो रही है, ये ऑफ बॉर में भी फॉलो हो रही है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ऑफ बॉर रूल। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको करके दिखा दूं। तो आप अगर मुझे कुछ एटम्स बता दें तो ज़रा आसानी रहेगी। अपनी मर्जी से कोई भी रैंडमली एटॉमिक नंबर सेलेक्ट कर लें, 1 से 50 के बीच। सिलेक्ट करो। सर 30। 22 30, पहले 30 कर लेते हैं। यानी कि मेरे पास एटम है जिसमें 30 इलेक्ट्रॉन्स है एंड आई नीड टू कॉन्फ़िगर दैट कि वो किस तरीके से एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऑफ बॉ वाली जो चार्ट मैंने अभी बनाया था वो मुझे याद है। 1s होता है, फिर 2s होता है, फिर 2p होता है, फिर 3s होता है, फिर 3p होता है, फिर 4s होता है, फिर 3d होता है। ये इसमें पूरा हो जाएगा। अब किसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? s में 2 आते हैं, p में 6 आते हैं, d में 10 आते हैं। हो गया पूरा। किन लो इलेक्ट्रॉन बराबर है? 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 10 30। सही है बेटा? सर 35.5 जी का सर। क्या होगा? तो 35.5 होता कैसे? आधा इलेक्ट्रॉन कौन से एटम में होता है भाई? सर एटॉमिक नंबर बोला ना आपने। हाँ, तो एटॉमिक नंबर 35.5 किसका होता है? किसी का भी नहीं होता सर क्लोरीन का क्या होता है? बेटा, वो एटॉमिक मास होता है। ओह सर सॉरी। हाँ excuse me। सर 44 का दिखाएं। 44, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 3d के बाद आता है 4p 4p के बाद आता है 5s, फिर आता है 4d। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिल अप कर लो। तो ओहो ये s है। 2 6 2 6 2 10 6 2 कितने हो गए? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 36 38 38 हो गए। कितने रह गए? 6 रह गए ना 38 के बाद? 6 और बस 6 रह गए। तो आखिर में उतने ही आएंगे ना जितने रह गए। 10 थोड़ी लिखूंगा पूरे, जगह 10 की ठीक है है। लेकिन इलेक्ट्रॉन 6 बचे हैं ना मेरे पास, तो मैं 6 लिखूंगा। समझ में आ गई बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है? जी सर। जी सर। ठीक है, वेरी गुड। अगर समझ में आ गई है तो फिर तो क्या ही बात है। अब होमवर्क नोट करो। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 55 तक अपनी कॉपी के अंदर, और उसकी इमेजेस मुझे भेज देनी है करने के बाद। अगली क्लास से पहले सर ये इलेक्ट्रॉनिक सही है सर, सारी करनी है। इंशाल्लाह। जी बेटा, सारी करनी है 1 से लेकर 55 तक। ठीक है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि होमवर्क तो कम से कम याद रहे। इसको जरा नुमाया कर लीजिए जितना ज्यादा हो सकता है। ले लिए सर। थोड़ा और हाईलाइट कर लेते हैं यार, मतलब ले लिया। तो
तो थोड़ा और हाईलाइट करना चाहिए। हो गया भाई? जी सर। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो ऑफ बॉर रूल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई। अब आ जाते हैं हुंस रूल पर। हुंस रूल क्या कहता है? इफ देयर आर अवेलेबल ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी देन इलेक्ट्रॉन वुड लिव इन सेपरेट ऑर्बिटल हैविंग सेम स्पिन। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो 1s2 होता है, 2s2 होता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने रह गए? कितने रह गए इलेक्ट्रॉन बेटा? 4 रह गए। अब आ जाओ पी पर। तो पी में हमें पता है कि हमारे पास एक होता है 2px होता है, एक 2py होता है और एक 2pz होता है। सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो कुल मिलाकर 6 हो जाते हैं। ठीक है, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पहले px को 1 देंगे, py को 1 देंगे और pz को 1 देंगे। कितने रह गए? 3 रह गए। 3 हो गए और 1 रह गया। तो अब वो जो 1 रह गया है वो px के साथ px वाले में डबल कर लेगा। अगर कोई बोले कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि px 1 हो, py 2 हो जाए और pz जो है वो 1 हो जाए, तो नहीं होगा। अगर कोई बोले सर ऐसा हो जाए कि 2px में 2 हो जाए, 2py में भी 2 हो जाए, 2pz 0 हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर कोई बोले कि सर 2px 0 हो जाए और 2py जो है वो 2 हो जाए, 2pz जो है वो सर 2 हो जाए, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो ऐसा भी नहीं हो सकता। सही है भाई? एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते तो कोई ये नहीं बोलना सर 3 और 4 क्यों नहीं चेक कर रहे आप, क्योंकि 2 से ज्यादा आते ही नहीं है। बात में बार बार कह चुका हूं। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये मैं बता रहा हूँ हुंस रूल की वजह से। हुंस रूल हमसे ये कहता है, तो बेटा हुंस रूल ये कह रहा था कि अगर ऑर्बिटल को, अगर इलेक्ट्रॉन के पास खाली ऑर्बिटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले रहना पसंद करेगा, बजाय इसके कि वो किसी के साथ पेयर करे। मतलब ये कि 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स के पास, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स के पास 3 घर हैं, px, py, pz। इनमें से पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वो अकेले बैठ एक घर में आ जाएगा। अब कितने रह गए भाई? 3 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब 3 में से अगला इलेक्ट्रॉन आएगा, वो देखेगा भाई px की x में तो एक इलेक्ट्रॉन है, py pz खाली है, वो एक py में चला जाएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए भाई? 2 रह गए। अब इनमें से एक और आएगा, वो देखेगा भाई px py में तो है, pz खाली है, वो pz में आ जाएगा। अब कितने रह गए भाई? एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अब जब एक आएगा तो वो देखेगा ना px में जगह है, ना px में खाली है, ना py खाली है, ना pz खाली है, तो उसके पास मजबूरी होगी वो px में ही डबल हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में ये ऐसे ही है कि अगर आप लोगों ने कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर किया हो, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बड़ा बस में सफर किया है, तो बस में अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि अगर हम किसी बस में चढ़े और बस में जो है ना वो पेयर सीट की पेयरिंग होती है, यानी कि 2 सीट्स होती हैं एक साइड पर, इस तरीके से 2 सीट्स होती हैं, फिर बीच में गैप होता है, ये पैसेज होता है बस का, और फिर इधर भी 2 सीट्स होती हैं। अब अगर आप बस में चढ़े और मिसाल के तौर पे इस सीट पर एक बंदा बैठा हुआ है और इसके बराबर वाली सीट खाली है और इस तरफ की दोनों सीट्स खाली है, तो हमारी कॉमन प्रैक्टिस क्या होती है कि हम इस खाली वाली जगह पर चले जाते हैं, यानी कि जो दोनों सीटें खाली होती है हम उस जगह पर जाकर बैठ जाते हैं, बजाय इसके कि उस सीट पर जाकर बैठे कि जहां पर एक सीट खाली थी और एक पर बंदा बैठा हुआ है, हम यहाँ बैठ जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसा हो कि बस में इस तरीके की सीट्स हैं और सारी सीट्स फिल्ड हैं, सिर्फ ये इधर भी एक बंदा बैठा हुआ है और सिर्फ ये एक वेकेंट है, ये सीट सिर्फ खाली है, बाकी हर सीट पे एक बंदा है। अब हम
बजाय खड़े रहकर सफर करने के मजबूरी में इस जगह बैठ जाएंगे। ये अमूमी तौर पर आप लोगों ने अगर बस में सफर किया हो तो ऐसा देखा होगा या ऐसा किया भी होगा, ये कॉमन प्रैक्टिस है। सेम यहाँ पर सिनेरियो है इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अगर पूरा का पूरा ऑर्बिटल खाली मिलता है तो इलेक्ट्रॉन उस पूरे खाली ऑर्बिटल के मजे लूटता है। जब मजबूरी होती है ना कि भाई खाली नहीं है, तो अब क्या करें, अब मजबूरी बन जाती है कि भाई दो की जगह है ना, चलो यहाँ पेयर ही कर लेते। समझ में आ रही है बात? हुंस रूल समझ में आया क्या कह रहा है? जी सर। तो ये हमारे पास यस सर। सारे रूल्स हो गए, ये ऑफ बो प्रिंसिपल। अच्छा, कि वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ट है जो अभी आपको बनाकर बताया भी था मैंने। अच्छा, अब कुछ छोटे छोटे से टॉपिक हैं और इतने ज्यादा मतलब पेपर में आ भी जाते हैं, उनकी वर्थ और वैल्यू तो है। तो बस आज ये हमें सारे छोटे छोटे से टॉपिक्स को ज़रा कंप्लीट करना है, तो देख लेते हैं। उसके बाद फिर पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस की तरफ चलें। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होता है बेटा, तो बताएगा? बेटा एटॉमिक रेडियस को बताएगा क्या होता है? सर वो जो न्यूक्लियस और फर्स्ट शेल के बीच का जो फासला था, मतलब शेलों के बीच का फासला, शायद ये होता है। ये है न्यूक्लियस और ये है हमारे पास शेल, ठीक है। एटॉमिक रेडियस कहते हैं न्यूक्लियस से लेकर आखिरी शेल तक के फासले। भाई कोई भी सर्कल होता है तो सर्कल में सेंटर से लेकर उसके एज तक का जो फासला होता है ये क्या कहलाता है? ये रेडियस कहलाता है ना। अब एटम में इशू ये होता है कि एटम में मल्टीपल शेल्स होते हैं, तो एटम हैव मल्टीपल रेडियस लाइक R1, R2, R3। R1 is the radius of first shell, R2 is the radius of second shell, R3 is the radius of third shell and so on। तो एटॉमिक रेडियस सिंपली ये है। अब किसी भी एटम का रेडियस मालूम करना आसान नहीं होता। एटम का रेडियस, क्योंकि एटम अनस्टेबल होता है, एक अकेले एटम को पकड़कर उसका रेडियस मालूम करना नामुमकिन, आंखों से नजर थोड़ी आता है। दूसरा मसला क्या है कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन हमें नहीं पता होती। इलेक्ट्रॉन अपने शेल में मुसलसल आगे पीछे मूव कर रहा होता है, तो उस वजह से भी एटम का रेडियस मालूम करना जरा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। और एक एटम में एक एटम के इलेक्ट्रॉन का असर दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी होता है। जैसे इस एटम का जो ये इलेक्ट्रॉन होगा, अब इसका पड़ोसी इस जैसा ही एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन का इस पर भी तो असर होगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज इसको अपने से दूर धक्का दे रहा होगा। तो ये कुछ दो तीन ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से एटम का रेडियस मालूम करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हम किसी हद तक एटम के रेडियस को मालूम कर लेते हैं। एक टेक्निक है हमारे पास एक्सरे डायफ्रैक्शन की। उस एक्सरे डायफ्रैक्शन की टेक्निक से हम पता कर लेते हैं एटम का रेडियस। इज दैट क्लियर? जी सर। जी सर। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बेटा साथ साथ। अच्छा, अब एटम का रेडियस मालूम करने का तरीका क्या है? भाई एटम का रेडियस मालूम करने का एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे एटम्स जिनका जो सेम एटम्स हो, जैसे हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन के एटम्स में बॉन्ड बना हुआ है। अब ये इसके न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस, इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान का फासला लें और उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो आपको एटम का रेडियस पता चल जाए। ये एक सिंपल तरीका है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? उसके लिए शर्त यह है कि दोनों एटम्स एक जैसे होने चाहिए। ये नहीं कि एक एटम हाइड्रोजन का और दूसरा क्लोरीन का और आप इस तरीके से करें, यानी कि होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हो। होमो का मतलब सेम होता है, ठीक है ना। सेम एटम वाले मॉलिक्यूल्स हो तो उसमें आप ये कर सकते हैं। अच्छा सर, हमेशा तो ऐसा नहीं होता कि सेम एटम्स हो, कभी ऐसा भी होता है कि अलग अलग एटम्स होते हैं, तो उसमें क्या करेंगे? उसमें हम ज्योमेट्री का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। दोनों एटम्स जो होते हैं हमारे पास,
उन दोनों एटम्स के अलग अलग हम बॉन्ड लेंथ देते हैं, फिर उसका एक मीन मालूम करते हैं, फिर दूसरे का मीन मालूम करते हैं। वो तरीका हमारे कोर्स में है नहीं मौजूद, ठीक है ना, मतलब कि किस तरीके से उसको करते हैं। बस ये कि दोनों एटम्स के अलग अलग हम मतलब पहले टोटल बॉन्ड लेंथ ले लेते हैं, फिर उसको दोनों एटम के रिस्पेक्टिव जो एक ज्योमेट्री एंगल होता है उससे डिवाइड करते हैं, फिर कहीं जाकर वैल्यू आती है। यानी कि अगर अलग अलग एटम्स होते हैं ना तो उनका एटॉमिक साइज मालूम करना मुश्किल होता है, और अगर सेम एटम्स होते हैं तो उनका एटॉमिक साइज मालूम करना आसान होता है। कोई सवाल अभी तक? नो सर। अच्छा, आयोनिक रेडियस क्या होता है? एटम का जो रेडियस होता है वही फिनोमेना आयोनिक रेडियस पे अप्लाई करते हैं। एटम आपके पास न्यूट्रल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। आयन क्या होता है? आयन आपके पास न्यूट्रल नहीं होता, ठीक है, आयन आपके पास न्यूट्रल नहीं होता, बल्कि आयन के ऊपर कोई चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, कोई ना कोई चार्ज होगा, ठीक है। आयन आपके पास दो ही तरह के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव हो सकता है और एक नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं कैटाइन, और नेगेटिव आयन को हम कहते हैं एनाइन, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। दो ही तरह के आयन है, कैटाइंस और एनाइन। अब देख लेते हैं कि आयोनिक रेडियस क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास है कैटाइंस, तो अभी बात हो रही है हमारे पास कैटाइंस की। तो कैटाइंस कब बनते हैं? कैटाइंस हमारे पास तब बनते हैं जब एटम पर होता है पॉजिटिव चार्ज। जब एटम पे होता है पॉजिटिव चार्ज तो हमारे पास कैटाइंस बनते हैं। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज एटम पे कैसे आता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब कैटाइन का जो साइज होता है वो अपने ओरिजिनल एटम के मुकाबले में छोटा होता है। अच्छा, क्यों? अब इस रीजन को समझ लो। देखो, मेरे पास एक एटम है लिथियम, उसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। अगर मैं उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं तो ये आ गया न्यूक्लियस, ठीक है, और ये उसका पहला शेल, ये उसका दूसरा शेल। अब न्यूक्लियस के पहले शेल मतलब लिथियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन है टोटल। इस तरीके से होता है। अच्छा, अगर लिथियम अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल कर बाहर रख दे, मतलब किसी को बाहर, खुद से बाहर निकाल दे, तो फिर एटम का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा पहला शेल। अब पहले शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? पहले शेल में इलेक्ट्रॉन है 2। दूसरा शेल बनाऊं या नहीं बनाऊं? इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका है। नहीं सर। नहीं बनाऊंगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो शेल खत्म हो गया। शेल जब खत्म हो गया तो ओरिजिनल एटम के मुकाबले में, ये ओरिजिनल एटम था लिथियम का, ठीक है, ये ओरिजिनल एटम था लिथियम का, इसके मुकाबले में जो इसका आयन है उसका साइज छोटा है बेटा। जी सर। तो बस यही बात जी है। सर। यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले ले, ले लिया? जी सर। चलें आगे चलते हैं, एग्जाम्पल समझा दी। अब आ जाते हैं हम एनाइन पर। एनाइन क्या होता है भाई? एनाइन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इसे हम कहते हैं एनाइन, ठीक है। और ये कब बनता है? ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो एनाइन बनता है, ठीक है। अब एटम का साइज, अब इसके लिए भी देख लेते हैं। अच्छा, एनाइन का साइज अपने न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है। क्यों? देखो, इसके लिए एटम कंसीडर करते हैं फ्लोरीन। अब फ्लोरीन का न्यूक्लियस ये रहा, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। अब अगर कहीं से ये फ्लोरीन का एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो न्यूक्लियस, पहला शेल और ये दूसरा शेल। अब पहले शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं?
2, दूसरे शेल में कितने हैं 8। अब बोलो सर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ी, साइज कैसे बढ़ गया? देखो बेटा, अगर फ्लोरीन के अंदर एटॉमिक नंबर हम 9 कह रहे हैं तो इसका मतलब इसमें 9 प्रोटॉन होंगे और 9 ही इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होगी, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ, 9 प्रोटॉन जो है वो इन 9 इलेक्ट्रॉन को पावरफुली अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस आ गया तो प्रोटॉन कितने हैं 9 और इलेक्ट्रॉन कितने 10। अब बताओ जंग कौन जीतेगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। सही है, नेगेटिव। तो क्या नेगेटिव। क्या प्रोटॉन उतनी पावर से अपनी तरफ इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाएगा? तो जवाब होगा नहीं, नहीं खींच पाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो शेल होगा ये थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसक जाएगा और एनाइन का साइज बढ़ जाएगा। क्लियर हो गई बात? जी सर। अच्छा जी, अगला टॉपिक है हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड स्टेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ती है उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब समझना बात, भाई ये पहला शेल है, इस पहले शेल की एनर्जी 20 है, दूसरे की 40 और तीसरे की 60 है। इलेक्ट्रॉन अभी इस पहले शेल में यहाँ मौजूद है। अब मुझे बताओ अगर मैं 20 की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बताओ। सर दोबारा रिपीट करें सवाल। दूसरे मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन अभी पहले शेल में जिसकी एनर्जी 20 है, अगर मैं इसे 20 की एनर्जी प्रोवाइड करूंगा मजीद बाहर से और, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सर आगे वाले शेल में चला जाएगा। जंप करके सर 40 वाले शेल में चला जाएगा। गुड। अब अगर मैं जी इसको सर। दोबारा 20 की एनर्जी प्रोवाइड करूं तो अब क्या होगा? तो 60 वाले शेल में चले जाएगा। जी सर। जंप करके मजीद आगे ऊपर आ चला जाएगा। जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं दोबारा इसको 20 की एनर्जी प्रोवाइड करूं अब वो नहीं एनर्जी लेगा शेल। वो दूसरे को दे देगा। अब वो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अब कोई शेल नहीं, निकल जाएगा। अब कोई शेल नहीं बचा। अब मुझे बताओ इस एटम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो गई? सर शायद 0। नहीं, कोई और गैस? आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन 20 को होती है। एटम से बाहर निकालने के लिए चाहिए। इसकी 20 ना? आयोनाइजेशन, बिल्कुल, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 20 है। अच्छा, हो सकता है किसी के जहन में 60 आ रहा हो, सर ये 20 और ये 20 क्यों नहीं गिनी? क्योंकि बेटा इन दो 20 एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर नहीं निकला है, सिर्फ अपने शेल में ऊपर की तरफ गया। असल में वो बाहर निकला है इस एनर्जी से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ये जो बाहर आया वो इस एनर्जी से आया, तो इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? 20 है। अब देखो यहाँ पर सोडियम को मैंने हीट किया, सोडियम सॉलिड से सोडियम लिक्विड बना, सोडियम लिक्विड को मैंने हीट किया, सोडियम लिक्विड से सोडियम गैस बनी। तो सोडियम गैस को मैंने हीट किया तब जाकर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकली। मिसाल के तौर पे अगर मैंने हर जगह 100 जूल की एनर्जी इसको दी होगी हर जगह पर, तो इसकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ना वो सिर्फ 100 जूल है। बाकी ये 100 जूल से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, ना इस 100 जूल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। ठीक है, ये वाली जो एनर्जी है ना ये क्या कहलाती है पता है? आप पढ़ भी चुके हो उसको, इसको कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मेल्ट हुआ लिक्विड में। ये वाली जो एनर्जी है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये भी आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके हो, क्योंकि इस हीट से सिर्फ और सिर्फ सोडियम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया।
बात समझ में आई बेटा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्लियर हुआ? जी जी सर। सर। जी सर। स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, फिर आगे चलेंगे। ले लिया? ले लिए सर। जी यस सर। सर। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर फैक्टर्स कौन से असरअंदाज होते हैं, जरा ये देख लें कि कौन सी ऐसे फैक्टर्स, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर असरअंदाज होती हैं। सबसे पहला तो एटॉमिक साइज है। एटम का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतनी कम होगी। क्यों? सवाल ये है कि क्यों। देखो, दो एटम्स है मेरे पास, ये न्यूक्लियस एक एटम का और ये न्यूक्लियस दूसरा एटम। इस एटम में दो शेल हैं और इस एटम में तीन शेल है, इसका साइज बड़ा है। अब इस एटम के आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस एटम के भी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के जितना करीब होते हैं उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, या जितना दूर होते हैं उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती जितनी दूर होते हैं सर। जितने दूर होते हैं जितना। जितने दूर होते हैं। है? जितनी दूर होंगे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। जी सर। मैग्नेट से कभी खेला है बचपन में? अगर मैं दो मैग्नेट्स को, ये दो मैग्नेट्स हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनको मैं इतनी दूर रखूं और इतनी दूर रखूं, ये कंडीशन ए है और ये कंडीशन बी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगी और ज्यादा होगी? सर बी में होगी। तो ये क्यों कह रहे हो कि जितने ज्यादा दूर होंगे पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी? सर लेकिन मैग्नेट में तो मैग्नेटिक फील्ड होती है एक, उसकी इलेक्ट्रॉन्स में भी यही होता है। बेटा पॉजिटिव नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बिहेवियर दोनों का एक जैसा है। ओके सर। ठीक है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के करीब होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होती है। अब देखो, यहाँ पर न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन है शेल में, इनका दरमियान जो फासला है वो बहुत थोड़ा सा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा होगी। अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मुझे इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर ज्यादा फोर्स देनी पड़ेगी। मतलब अगर ये बॉडी, फॉर एग्जांपल कोई बॉडी नीचे की तरफ 10 न्यूटन से खींच रही है और मैं चाहता हूँ कि ऊपर की तरफ जाए, तो मुझे इसको 10 न्यूटन से तो ज्यादा फोर्स देनी पड़ेगी ना, उससे कम में तो कहानी नहीं होगी। क्या ख्याल है? ये तो पढ़ यस चुके होंगे सर। ना? यस सर। जी सर। जी तो सर। मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाकर ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकलेगा। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे बात करें इन दोनों के दरमियान, तो ये फोर्स ऑफ, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है। अब ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमजोर होगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा कमजोर होगी तो ऑटोमेटिकली जो, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है तो बाहर निकालने के लिए जो आपको एनर्जी देनी है वो भी कम देनी पड़ेगी। मतलब मान लो अभी ये नीचे की तरफ खिंचाव हो रहा है 5 न्यूटन से, तो आपको ऊपर की तरफ ले जाने के लिए भी तो इसको 5 न्यूटन ही देना पड़ेगा ना। यहाँ पे फोर्स ज्यादा आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी इतनी एनर्जी देने के लिए, यहाँ पर आपको कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात बेटा? जी यस सर। जी सर। सर। अच्छा, दूसरा फैक्टर क्या है? न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल। न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब क्या है? मतलब ये कि न्यूक्लियस में अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ दो प्रोटॉन को, दो इलेक्ट्रॉन्स को खींचना है अपनी तरफ, और मैं कहूँ चार प्रोटॉन को, दो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना है, तो बताओ कौन ज्यादा पावरफुली खींचेगा? बेटा जवाब दो। सर 4 प्रोटॉन। बेटा सर obvious, 4 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। 4 प्रोटॉन। मतलब इतना सोचने की जरूरत नहीं थी, चार प्रोटॉन वाले ही ज्यादा पावर से अपनी तरफ खींचेगा। टग ऑफ वॉर का मुकाबला रख लो, दो तरह, एक तरफ दो जानदारों को खड़ा करो और एक तरफ चार जानदार को खड़ा करो, तो ऑब्वियसली बात है जो चार होंगे वो दो को घसीट लेंगे अपनी तरफ। तो न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है, यानी कि प्रोटॉन का जो क्योंकि न्यूक्लियस में ही होता है ना प्रोटॉन,
जैसे जैसे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है यानी प्रोटॉन का चार्ज बढ़ता है यानी प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है, वैसे वैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावर से खींचने लग जाता है। जब वो ज्यादा पावर से खींचने लग जाता है तो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तीसरा फैक्टर हमारे पास क्या आता है? तीसरा फैक्टर हमारे पास आता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि बेसिकली अब जैसे ये वाले एटम को कंसीडर करो, अब इसमें तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखने का मार्का है इस न्यूक्लियस के पास, लेकिन बीच में क्या होगा? बीच में दूसरे शेल्स के भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उनको भी तो खींचना होगा इसको अपनी तरफ। अच्छा, अब ये जो दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर होगी ना, उसको कम कर देते हैं। इस इफेक्ट को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि न्यूक्लियस और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर कुछ और इलेक्ट्रॉन हैं तो वो इस न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस आखिरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कमजोर कर देते हैं। तो जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी। क्लियर? जी जी सर। सर। स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे चलेंगे। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी थी जो एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए होती, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी होती है जो एटम इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के लिए खुद निकालता है। क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखो होता क्या है, जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है ना तो वो बहुत हाई एनर्जी पर होता है, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल लेकर निकला हुआ होता है वो। लेकिन जैसे ही वो स्पेस में आता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है ना? अब इसकी जगह, अब इस इलेक्ट्रॉन को आना है दूसरे एटम की तरफ, तो दूसरे एटम में आने के लिए, दूसरे एटम तक ट्रेवल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन आता है इस एटम की तरफ, तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी खर्च करते हुए आता है। अब इस एटम की एनर्जी फॉर एग्जांपल 400 है, और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचा इस एटम में दाखिल होने के लिए, तो अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रह गई है 100। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर इस एटम में जाना है तो दो ही सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत तो यह है कि इस एटम की एनर्जी 100 हो जाए, तो एनर्जी बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। दूसरी सूरत यह है कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 400 हो जाए, तब भी एनर्जी बराबर होगी और ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन तो कर नहीं सकता क्योंकि ये स्पेस में है, किसी एनर्जी लेवल में नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर सकता। तो अब एक ही कंडीशन बचती है मेरे पास होल टू होल कि ये एटम अपनी एनर्जी को खर्च करे, ये एटम अपनी एनर्जी को खर्च करे। ठीक है, अब ये एटम अपनी एनर्जी को खर्च करेगा। कितनी एनर्जी खर्च करेगा? 400 में से 300 की एनर्जी खर्च कर देगा। अब इसने अपनी एनर्जी कितनी कर ली है? 100 कर ली है। अब इस एटम और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बराबर हो गई है, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में दाखिल हो जाएगा, और जो ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लाने के लिए इस एटम ने खर्च की, इस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमेशा याद रखना बेटा, जिन एटम्स की आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होती है और जिन एटम्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है, उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। अब ये बात चैप्टर 4 में मजीद समझ में आ जाएगी जब चैप्टर 4 पढ़ेंगे। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई सवाल है तो पूछ। क्लियर है? जी सर। अब आ जाते हैं वो फैक्टर्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर असरअंदाज होते हैं। तो
सबसे पहला तो एटॉमिक साइज है, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू एटॉमिक साइज बढ़ने से कम हो जाती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होने का मतलब पता है क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होने की वैल्यू का मतलब कम होने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत एटम की कम हो रही है। लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज लो। इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की जो सलाहियत है, टेंडेंसी है, वो कम है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की सलाहियत कम हो जाती है। अच्छा, क्यों? देखो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ता है ना वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत बढ़ती है एटम के साइज बढ़ने से, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत कम होती है एटम का साइज बढ़ने से। क्यों? याद करो। देखो, मैंने अभी आयोनाइजेशन पोटेंशियल में बताया था कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी, यही बताया था ना। तो आईपी कम होने का मतलब यह है इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से एटम के अंदर नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो आईपी कम होना हमारे लिए अच्छा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होना हमारे लिए अच्छा नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे अंदर ज्यादा होनी चाहिए, तभी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। अभी मैंने याद रखना बता दी है ये बात कि लो, हम चाहते हैं कि एटम की लो आईपी हो और हाई ईए हो, क्योंकि लो आईपी होगी और हाई ईए होगी तभी उनके दरमियान बॉन्ड बन सकेगा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है ना? दूसरा फैक्टर क्या कह रहा है? दूसरा फैक्टर ये कह रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसी एटम के न्यूक्लियस पर जितना ज्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा प्रोटॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा पावर से खींचने की कोशिश करेंगे, और जब वो कोशिश ज्यादा पावर से करेंगे, जैसे ये एक एटम है फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल 4 प्रोटॉन है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो 4 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर बजाय 4 प्रोटॉन की ये 8 प्रोटॉन हो, तो ये जो पावर होगी इस इलेक्ट्रॉन को अपने एटम में लाने की कि भाई तू आ जा, मेरे अंदर आ जा, ये बढ़ जाए। सही है? बात समझ में आ गई? जी सर। जी सर। यस सर। ठीक है। अब तीसरा और आखिरी फैक्टर होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? ऐसे एटम जिनका लास्ट शेल कंप्लीट होता है, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतनी ज्यादा, मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। ठीक है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उनकी 0 होगी जिनका कंप्लीट हो लास्ट शेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कंप्लीट हो, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगी। ठीक है ना? अच्छा, अगर हाफ फिल हो तो क्या होगा सर? हाफ फिल होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, मतलब कितनी होगी? सम वैल्यू, कुछ वैल्यू होगी, वी डोंट नो क्या वैल्यू होगी। और अगर एक दो ही इलेक्ट्रॉन है एटम में, मतलब आखिरी शेल में, मिसाल के तौर पे आखिरी शेल में जगह है 18 इलेक्ट्रॉन की, और उस एटम में इलेक्ट्रॉन ही आखिरी शेल में 2 हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होगी। भाई 2 एटम्स है फॉर एग्जाम्पल, दोनों का आखिरी शेल जो है ना वो एम शेल है, और एम शेल में जगह होती है 18 इलेक्ट्रॉन। सही है? एक एटम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखने को दोनों ही शेल इनकम्प्लीट है, ना इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे हैं ना इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, मतलब है दोनों ही एम शेल एटम के। देखिए, इसको कंफ्यूज हो रहा है। एक काम करो, जरा स्क्रीनशॉट लो, मैं जरा स्क्रीन क्लियर करके बताऊं। ले लिया? यस सर, ले लिया। जी सर। देखो, मैं जो ये चीज समझाना चाह रहा हूँ ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ
कि मेरे पास मान लो एक न्यूक्लियस है, एक एटम है जिसके अंदर 3 शेल, ठीक है, और एक और एटम है इसके अंदर भी 3 ही शेल, ठीक है। अच्छा, तीसरे शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। इसके अंदर, इसके भी लास्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन की जगह है और इसके भी लास्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन की जगह है, लेकिन ये तो जगह है। अब ये है फॉर एग्जांपल मेरे पास एटम ए और ये है एटम बी। अब एटम ए के आखिरी शेल में जगह 18 की है लेकिन है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, और एटम बी के आखिरी शेल में जगह 18 इलेक्ट्रॉन की है लेकिन है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी बी के मुकाबले में और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होगी ए के मुकाबले में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ए की भी होगी और बी की भी होगी, लेकिन ए की ज्यादा बी की कम होगी। इज दैट क्लियर? जी सर। ठीक है बेटा, तो आज के लिए अच्छा, अब ये वाली बात अगर समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलेंगे। सर मगर न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो तो 8 इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा होगा ना? बिल्कुल बेटा, न्यूक्लियर चार्ज 8 इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा। आपने बिल्कुल कोरिलेट इसको गलत नहीं किया, सही किया, और सवाल भी अच्छा है। बेटा देखो, न्यूक्लियर चार्ज बेशक 8 इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं फैक्टर टू फैक्टर समझा रहा हूँ। बेसिक जो मेरा यहाँ मकसद है आपको समझाने का, वो फैक्टर टू फैक्टर है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दी है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट का भी तो इफेक्ट आ जाता है ना। फैक्टर्स तो और भी असरअंदाज होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो सिर्फ उस एग्जाम्पल में रहते हुए बात कर रहा हूँ। हाँ, जिसमें मैं अगर आपसे सही बात करूँ तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा यानी कि बी का, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा ही होगी। ये बात गलत नहीं है, ये बात ठीक आपकी है बिल्कुल सर। सही है। लेकिन अभी मुझे ये फैक्टर भी तो समझाना है कि जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कंप्लीशन इस तरीके से नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर भी तो कुछ ना कुछ समझाना था ना। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दी है, ठीक है। जी सर। और कोई सवाल? और कोई सवाल बेटा किसी का? स्क्रीनशॉट्स ले लें। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया सर, ले लिया। ओके, तो इसके साथ जो हमारा अगला टॉपिक है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। वो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, वो चैप्टर 4 जब मैं पढ़ाता हूँ, तो चैप्टर 4 में कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाने के बाद बता देता हूँ। तो इसलिए मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 3 की थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल रीजनिंग आपकी आज कंप्लीट हो गई है, और मज़ीद जो इसके हवाले से पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो इंशाल्लाह हम अपनी सैटरडे की एक्स्ट्रा क्लास में इसे कंप्लीट कर लेंगे। मतलब सैटरडे की एक एक्स्ट्रा क्लास जो मैं लूँगा उसके अंदर मैं चैप्टर 3 के होल सो होल पास्ट पेपर्स डिस्कस करूँगा, और डिस्कस करके चैप्टर 5 पे मूव करूँगा और चैप्टर 5 स्टार्ट ले लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।